हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अजीत यूपीएससी जर्नी चैनल पे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो कि हर परीक्षा में पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता। इससे संबंधित क्वेश्चन एक दो हर एग्जाम में आ जाते हैं। तो मैं आज इस पे विस्तृत चर्चा करूँगा और आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझा दूँगा। मैंने खुद का नोट्स बनाया था, सोचा आप सभी को भी समझा दूँ। तो सिंधु घाटी सभ्यता पश्चिमोत्तर भाग में लगभग त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत है। इसका क्षेत्रफल लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। अभी तक ज्ञात स्थलों, जितने भी स्थल ज्ञात हुए हैं उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि अभी तक इसका जो क्षेत्र था वो 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक मिलता है। और ज़्यादा कुछ समय न लेते अब हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसा तो विस्तार देखिए ये था। तो मैंने सिंधु बनाया है घाटी यहाँ पे, सभ्यता तो इसके क्षेत्र माध्यम का से आप समझ विस्तार, सकते हैं कि यह हमारी सिंधु त्रिभुजाकार घाटी सभ्यता सभ्यता थी। यहाँ की एक भाग त्रिभुजाकार उत्तर में, क्षेत्र में एक पूर्व और एक पश्चिम में, विस्तारित थी। तीनों भाग और यहाँ स्थित थे। से ये भी एक और प्री लगभग के लिए क्वेश्चन बन लंबवत सकते हैं उत्तर से हमसे दक्षिण की बात कि करें तो सिंधु घाटी 1400 सभ्यता किलोमीटर की किस आकार लंबाई, में फैली हुई और है, तो पश्चिम से त्रिभुजाकार। पूर्व की ओर और तो यहाँ पे 16 देखते हैं कि किलोमीटर उत्तर, टोटल पूर्व लंबाई और थी। पश्चिम और 3 दिशाओं में उत्तर में फैली हुई है। देखते हैं कि और चिनाव उत्तर नदी दिशा हमारी अखनूर के कहाँ से कहाँ निकट तक था, मांडा तो तक, उत्तर दिशा में चिनाव कश्मीर, नदी जो कि मांडा अखनूर के कश्मीर में निकट पड़ता है, मांडा तो तक, वहाँ तक, मांडा जो कि वहाँ पर कश्मीर में इसका पड़ता है, उत्तर भाग वहाँ से देखने को लेकर मिला के है। और उसके बाद में पूर्व पूर्व भाग में देखते हैं तो हिंडन नदी, हिंडन नदी हिंडन आलमगीर नदी तक तक, मेरठ उत्तर उत्तर प्रदेश। प्रदेश मेरठ में, जो कि और इसके पड़ती है। बाद में हमारा जो और एक पश्चिमी तीसरा भाग भाग था पश्चिम वो में है था, जो दास्क कि नदी, दास्क नदी तक पड़ता कांगडोर है, सुध तक, और कांगडोर तक। दक्षिण और जो एक दक्षिणी हिस्सा भाग ये है दक्षिण वो वाला है, तो गोदावरी नदी तक दैमाबाद तक, हमें देखने को मिलता है। गोदावरी नदी यह दैमाबाद सभ्यता तक फैला है, जो त्रिभुजाकार कि आकृति की महाराष्ट्र थी। में क्षेत्र पड़ता और है। जो और हमारा ये दैमाबाद सुतकांगेडोर, जो सुतकांगडोर है, कि ये पाक ईरान और पाक बॉर्डर तक, यानी कि बलूचिस्तान तक कह सकते हैं हम, वहाँ तक इस सभ्यता का विस्तार था पश्चिम में। और दक्षिण में दैमाबाद तक, जो कि महाराष्ट्र क्षेत्र में पड़ता है, दैमाबाद। और आलमगीर तो बात कर ही चुके हैं। तो अगर हम बात करें इसकी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, तो आलमगीर उत्तर प्रदेश है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा कश्मीर। तो अभी तक हमारे जो भी गाइज जो स्टूडेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद महाराष्ट्र। उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी नदी कौन सी थी? हिंडन नदी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी नदी हिंडन नदी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पश्चिमी नदी दास्क नदी। और अभी यहीं पे बात कर लेते हैं हम, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी नदी जो है वो चिनाव नदी है। और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे दक्षिणी नदी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें गोदावरी नदी मिलती है। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का की जलीय सीमा। सिंधु घाटी सभ्यता की जलीय सीमा टोटल 1300 किलोमीटर तक फैली हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी विस्तार 1600 किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी विस्तार 1400 किलोमीटर मिलता है। और सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्र लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा जाने वाला पहला स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम हमें हड़प्पा नामक स्थान खोजा गया था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की खोज एवं उत्खनन के बारे में, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन नामक अंग्रेज विद्वान ने हड़प्पा के टीले की खोज की तथा यहाँ से कुछ ईंटें प्राप्त, किंतु इस समय कोई उत्खनन नहीं हुआ और न ही कोई बड़े पैमाने पर कार्य आगे बढ़ा। इसके बाद 1853 ईस्वी से 1856 ईस्वी में सर अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में कराची से लाहौर के मध्य एक रेलवे लाइन का विकास किया जा रहा था। इस समय ब्रंटन बंधुओं जॉन ब्रंटन, विलियम ब्रंटन द्वारा प्राचीन काल की कुछ ईंटें प्राप्त की गईं, किंतु पुनः इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निर्देश पर दयाराम साहनी की अध्यक्षता में हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई। इससे पुरातत्व विभाग का ध्यान विशेष रूप से इस ओर आकर्षित हुआ।
तो इस समय भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल जी थे। हड़प्पा घाटी सभ्यता का उत्खनन किया जिन्होंने, किए जाने वाला प्रथम स्थान जो था प्रारंभिक वो हड़प्पा है। हड़प्पा की खोज के बाद से वर्तमान तक इस सभ्यता के लगभग 1500 स्थलों की खोज की जा चुकी है और इसके बाद में 1500 लगभग स्थल खोजे जा चुके हैं इस सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के। और हड़प्पा घाटी सभ्यता भी इसी को नाम दिया गया था, सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरा नाम हड़प्पा घाटी सभ्यता किया चुकी है और वर्तमान में भी खोज जारी है। अब सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण देख लेते हैं हम यहाँ पे। तुम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता नामकरण। नामकरण में हमारा पहला नाम देखने को मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता, दूसरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है और इसे एक नाम और देखने को मिलता है कांस्य युगीन सभ्यता। तो इतने नामों से हम इस सभ्यता को जानते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं सिंधु घाटी के प्रथम नामकरण की ओर, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा पाक इस सभ्यता जो कि पाकिस्तान में स्थित है, पीओके, इस सभ्यता का उत्खनन किया जाने वाला पहला स्थल है। हड़प्पा जो है इस सभ्यता का उत्खनित किया जाने वाला सबसे पहला स्थल है, इसलिए इस सभ्यता को इस नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो कि इसका दूसरा नामकरण है, सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा की खोज के बाद प्रारंभ में जब इस स्थान के अन्य स्थलों की खोज एवं उत्खनन किया गया तो अधिकांश स्थल सिंधु नदी के किनारे क्षेत्र में प्राप्त हुए, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो अब हम बात करते हैं सरस्वती घाटी सभ्यता। इसका नाम सरस्वती घाटी सभ्यता क्यों रखा गया? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1100 स्थलों की खोज तथा गंगा नदी घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्रों में हुई है। प्राचीन साक्ष्यों के आधार पर माना जाता है कि इन दोनों नदियों के मध्यवर्ती क्षेत्र में सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी, अतः इस आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती घाटी सभ्यता के उपनाम से भी जाना जाता है। अब हम कहें कि इस सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति क्यों कहा जाता है, तो अपनी समकालीन सभ्यताओं के विपरीत सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से पक्की ईंटों के घर, पक्की सड़कों का निर्माण, सुनियोजित जल निकासी की प्रणाली, सुनियोजित नगर व्यवस्था इत्यादि के प्रमाण मिले हैं। अतः इस प्रकार नगरीय विशेषताओं को धारण करने के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को भारतीय इतिहास के प्रथम नगरीकरण के रूप में स्वीकार किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के कालानुक्रम के बारे में स्पष्ट एवं प्रमाणिक जानकारी का अभाव था। इसे दो प्रमुख कारण हैं। पहला, सिंधु घाटी की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है और दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के लंबवत उत्खनन में समस्या के कारण अभी तक कोई ऐसा सुस्पष्ट साक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया है जिसके आधार पर इस सभ्यता के सही काल को ज्ञात किया जा सके। हालांकि खुदाई के दौरान प्राप्त अवशेषों के माध्यम से रेडियो कार्बन विधि द्वारा इस सभ्यता के काल को निर्धारित करने का प्रयास किया गया है, किंतु इसमें भी एक प्रमुख समस्या यह है कि प्राप्त स्थलों का अभी तक पूर्णतः उत्खनन यानी कि खुदाई नहीं हो पाई है। इस प्रसंग से में लंबवत खुदाई करना एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। क्षैतिज उत्खनन इसलिए संभव नहीं है क्योंकि वर्तमान में वहाँ मानवीय बस्तियाँ मौजूद हैं, इसलिए अभी जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर इस सभ्यता की कालावधि को निर्धारित करने का प्रयत्न किया गया है। तो जुड़ें हमारे चैनल अजीत यूपीएससी जर्नी के साथ और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने एस्पिरेंट्स दोस्तों के पास शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने।